अफ्रीका में चीनी परियोजनाएं जो पश्चिम को घबराहट में डाल रही हैं। स्टोरी विद तंजारोल। ठीक है, कल्पना कीजिए आप नैरोबी की एक हलचल भरी मार्केट में टहल रहे हैं, शायद एक कॉफी ले रहे हैं और अपना फोन निकालते हैं। आप टैप करते हैं, आप स्वाइप करते हैं, आप कॉल करते हैं। लेकिन अगर उन हर डिजिटल फुसफुसाहटों का, हर बाइट डेटा का, हर बातचीत का मार्ग ऐसे सर्वरों से होकर गुजर रहा हो जो हजारों मील दूर चीन में बने और जिनका रखरखाव वही कंपनी कर रही हो। अब थोड़ा बाहर झूम करें। कल्पना कीजिए एक 5,000 टन का कोयला ट्रेन नई चीनी निवेशित बोत्सवाना की खदान से निकल रहा है। उसका माल उसी गहरे जल बंदरगाह की ओर जा रहा है जिसे चीन ने डिजाइन करने में मदद की या शायद खुद बनाया। ये कोई संभावनाएं नहीं हैं दोस्तों, यह अभी हो रहा है। और वॉशिंगटन ने एक कड़ा चेतावनी जारी किया है। ये दो अलग दिखने वाली बातें इस दशक के समापन से पहले वैश्विक शक्ति के संतुलन को मौलिक रूप से बदल सकती हैं। रुचि है? तैयार हैं परतें खोलने के लिए और असल में देखने के लिए कि यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि यह केवल ढांचे से बहुत बड़ा है। चलिए ईमानदार बने। अफ्रीका को हर चीज चाहिए। हम बात कर रहे हैं सड़कों की, रेल लाइनों की, बंदरगाहों की, विश्वसनीय पावर ग्रिड की और एक मजबूत डिजिटल रीढ़ की हड्डी की। विश्व बैंक का अनुमान है कि महाद्वीप को अपने तीव्र वृद्धि करते जनसंख्या और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए हर साल 130 अरब डॉलर खर्च करने की जरूरत है। दशकों तक पारंपरिक पश्चिमी दाताओं ने वादा किया, रोका, फिर से वादा किया और फिर अक्सर गायब हो गए। उनकी मदद अक्सर जटिल शर्तों, नौकरशाही लाल फीते और उस गति के साथ आती थी जो अफ्रीका की तात्कालिक जरूरतों से मेल नहीं खा पाती थी। फिर चीन प्रवेश करता है, मंच के बाईं ओर, पूरी तरह अलग तरीके के साथ। उनके राज्य बैंक अरबों डॉलर के चेक हफ्तों में लिख सकते हैं, वर्षों में नहीं, और सामान्य नौकरशाही की देरी को काट देते हैं। वे ऐसा आते हैं मानो बिना शर्तों के, या कम से कम पहले यही कहते हैं। पर हकीकत थोड़ी जटिल है। हर केबल, हर कैमरा, हर इस्पात की बीम जिसे चीन मेज पर लाता है, अपनी अदृश्य डोरियों के साथ आता है जो सीधे बीजिंग तक पहुंचती हैं और प्रभाव और निर्भरता का जाल बुनती हैं। यह व्यावहारिक, अक्सर तेज और निस्संदेह प्रभावी तरीका है जिसने महाद्वीप के विकास को बदल दिया, और यह पश्चिमी शक्तियों की नाखुशी का कारण बन रहा है। आइए उन कैमरों से शुरू करें जिनका हमने जिक्र किया था। 2014 में नैरोबी, केन्या एक अग्रणी शहर बना जिसने हुआवेई के महत्वाकांक्षी सुरक्षित शहर पैकेज के लिए साइन किया। हम कुछ सुरक्षा कैमरों की बात नहीं कर रहे। यह एक व्यापक प्रणाली थी जिसमें 2000 हाई डेफिनेशन कैमरे, एक राष्ट्रीय डेटा केंद्र जो सारी जानकारी को प्रोसेस करता, और परिष्कृत चेहरे पहचान सॉफ्टवेयर शामिल था जो 50,000 लोगों की भीड़ में एक चेहरा चुन सकता था। ईमानदारी से कहा जाए तो नैरोबी में हत्या दर घट गई। हुआवेई के प्रचारित आंकड़ों के अनुसार उस परियोजना के पहले वर्ष में कवर किए गए क्षेत्रों में अपराध 46% तक घटा। पर असली मोड़ यह है कि राजनीतिक विरोध की गुंजाइश भी सिकुड़ गई। जब हर सार्वजनिक जगह पर लगातार डिजिटल निगरानी हो, जब आपका चेहरा खोजा और ट्रैक किया जा सके, तो विरोध और महत्वपूर्ण आवाजों के लिए जगह स्वाभाविक रूप से छोटी हो जाती है। और यह यहीं नहीं रुका। उगांडा के संस्करण के बारे में कहा जाता है कि वह किसी रुचि के व्यक्ति के किसी भी कैमरे के दृश्य में आने पर पुलिस को संदेश भेज सकता है। 2025 तक इसी मॉडल या इसके रूपांतर कम से कम 22 अफ्रीकी देशों में उतर चुके थे। यह केवल सुरक्षा का मामला नहीं है, यह नियंत्रण का मामला है। चीनी टेक कंपनियां अब अफ्रीका की चौथी पीढ़ी मोबाइल रीढ़ की हड्डी का 70% नियंत्रित करती हैं। यह सिर्फ तकनीकी आंकड़ा नहीं है, यह एक गहन रणनीतिक वास्तविकता है। वही फाइबर ऑप्टिक केबल जो आपका पसंदीदा फिल्म क्लिप स्ट्रीम करते हैं, जो महाद्वीपों के पार परिवारों को जोड़ते हैं, जो उभरते ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को सक्षम बनाते हैं, वे भी डेटा से गूंज रहे हैं जो वॉशिंगटन को डर है कि मांग पर टैप किया जा सकता है। यह केवल एक व्यापारिक उद्यम नहीं है, यह चीन की व्यापक डिजिटल रेशमी मार्ग पहल का हिस्सा है। एक वैश्विक रणनीति जो उसकी तकनीकी प्रभावशीलता का निर्यात कर रही है। आलोचक डिजिटल औपनिवेशवाद जैसे शब्द भी इस्तेमाल करने लगे हैं, तर्क करते हुए कि चीनी डिजिटल ढांचा और निगरानी तकनीक को इतनी गहराई से स्थापित करके अफ्रीका एक ऐसे सिस्टम पर निर्भर बन रहा है जिसे किसी भी समय तानाशाही प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अफ्रीकी सरकारें अक्सर सस्ती ढांचा परियोजनाओं के लिए बेकरार इन तकनीकों को बहुत सब्सिडी वाले ऋणों के कारण अपनाती हैं। यह एक आकर्षक पेशकश है, सस्ता टेक, तेज तैनाती और कोई सवाल नहीं। पर दीर्घकालिक निहितार्थ
गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वॉशिंगटन को आशंका है कि यह सिर्फ हार्डवेयर बेचने का मामला नहीं है। यह एक डिजिटल शासकीय मॉडल का निर्यात है जो मूलतः पश्चिमी आदर्शों से अलग है। अब चलिए डिजिटल मार्ग से पारंपरिक इस्पात की पटरियों की ओर झुकते हैं। टांजानिया जाम्बिया रेल या टजारा को देखें। इसे चीन ने 1970 के दशक में बनाया था। वह कभी दक्षिण दक्षिण सहयोग का प्रतीक था, पर हाल के वर्षों में यह लगभग ठप्प पड़ा। ट्रेनें मुश्किल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थीं। जाम्बिया के लिए, जो भूमिहीन तांबे का निर्यातक है, यह जीवन रेखा थी और यह ठहराव की कगार पर थी। बीजिंग ने कदम बढ़ाया। उन्होंने $140 करोड़ का वादा किया, रेल लाइन को फिर से बनाने का, नई आधुनिक इंजन जोड़ने का और महत्वपूर्ण रूप से इसे तट पर बने एक नए गहरे जल बंदरगाह से जोड़ने का। समझिए, यह सौदा चीन की राज्य रेल ऑपरेटर को 30 वर्षों की छूट देता है। अगले 3 दशकों तक जाम्बियाई तांबा, एक महत्वपूर्ण वैश्विक वस्तु, चीनी प्रबंधित ढांचे पर हिंद महासागर की ओर जाएगा। यह सिर्फ एक रेलवे नहीं है, यह एक आर्थिक गलियारा है जो पूरी तरह चीनी संचालन नियंत्रण के अंतर्गत है। वॉशिंगटन का डर? यह सरल है। अगर आप ट्रैकों को नियंत्रित करते हैं, आप रॉयल्टी को नियंत्रित करते हैं, आप समय सारिणी को नियंत्रित कर सकते हैं, और सबसे खतरनाक, अगर भू राजनीतिक तनाव बढ़े तो आप स्विच भी नियंत्रित कर सकते हैं। चीन महाद्वीप भर में महत्वपूर्ण परिवहन ढांचे के नवीनीकरण और विस्तार में शामिल है। वे नए हवाई अड्डे बना रहे हैं, जैसे लाइबेरिया और लीबिया में, और समुद्री परिवहन समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं जो अफ्रीकी व्यापार मार्गों को चीन के वैश्विक नेटवर्क में और अधिक जोड़ते हैं। ये परियोजनाएं केवल माल को घुमाने के बारे में नहीं हैं। ये आर्थिक निर्भरताएं आकार दे रही हैं और महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित कर रही हैं। सिर्फ 2025 के पहले आधे साल में ही चीन ने अफ्रीकी ऊर्जा परियोजनाओं में $39 अरब लगा दिया। यह उससे भी अधिक है जो उसने अपनी वैश्विक बेल्ट एंड रोड पहल पर 2022 में खर्च किया था। हम देख रहे हैं विशाल पवन फार्म मिस्र में उगते हुए, फैलते हुए सौर पार्क इथियोपिया को ऊर्जा देते हुए, और हाँ, अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल कोयला प्लांट जिम्बाब्वे में बनाए जा रहे हैं। अमेरिकी राजनयिक इसे एक स्पष्ट जलवायु विरोधाभास कहते हैं। एक ओर चीन नवीनीकरणीय ऊर्जा का समर्थन करता है, दूसरी ओर यह कुछ सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले प्रकार के पावर उत्पादन को वित्त पोषित कर रहा है। बीजिंग इसे अलग ढंग से देखता है। वे इसे कहते हैं भरोसेमंद बिजली, हमेशा चालू रहने वाली ऊर्जा उन कारखानों और उद्योगों के लिए जो अंततः उन भारी ऋणों का भुगतान करेंगे। किसी भी तरह देखा जाए, मेजबान सरकारों को आज की जरूरत के अनुसार बिजली मिल जाती है, पर उन्हें साथ में एक महत्वपूर्ण कार्बन बिल भी मिलता है जो गृह के लिए महंगा पड़ सकता है। इस बीच चीनी निर्माण कंपनियां ऐसे लाभांश दर्ज कर रही हैं जिन्हें वॉशिंगटन अपनी कठोर पर्यावरण और श्रम नियमावली के साथ मेल नहीं कर सकता। यह एक व्यावहारिक यदि पर्यावरणीय रूप से समस्याग्रस्त समाधान है अफ्रीका की ऊर्जा कमी का। यह निवेश केवल तात्कालिक ऊर्जा जरूरतों के बारे में नहीं है, यह दीर्घकालिक संसाधन सुरक्षा और चीनी उद्योगों के लिए बाजार पहुंच के बारे में है। अब चलिए और गहराई में जाएं। दक्षिण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के कोबाल्ट बेल्ट में जाएं, एक क्षेत्र जिसकी रणनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है। यहाँ चीन ने जो कुछ किया है उसे संसाधन कूटनीति की एक मास्टर चाल कहा जा सकता है। उन्होंने सड़कों, अस्पतालों और यहाँ तक कि 2 नए हवाई अड्डों के बदले खनिज अधिकारों के लिए सौदे किए जिनकी अनुमानित कीमत $50 अरब बताई जाती है। ट्रक अक्सर चीनी निर्मित कोबाल्ट और तांबे को सीधे चीनी निर्मित रेलहेड तक ले जाते हैं, जो फिर चीनी चलित बंदरगाहों से जुड़ते हैं। अंततः ये अहम कच्चे माल चीनी रिफाइनरियों तक पहुंचते हैं। यह इतना मायने रखता है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका उस कोबाल्ट की जरूरत रखता है। यह हर लड़ाकू जेट इंजन, हर इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी और हर स्मार्टफोन बैटरी के लिए लगभग अनिवार्य घटक है। समस्या? वॉशिंगटन के पास उस आपूर्ति श्रृंखला पर लगभग शून्य नियंत्रण है जिससे वह अचानक निर्भर हो गया है। यह ढांचे के बदले संसाधन मॉडल ने चीन को कुछ सबसे महत्वपूर्ण खनिजों तक अभूतपूर्व पहुंच और नियंत्रण दिया है, जिससे पश्चिम के लिए एक रणनीतिक संवेदनशीलता पैदा हुई है जिसे कम करना कठिन होता जा रहा है। कोबाल्ट के परे चीनी कंपनियां मोरक्को में लिथियम आयन बैटरी सामग्री उत्पादन के लिए खनन अधिकार सुरक्षित कर रही हैं, अल्जीरिया में इस्पात संयंत्र स्थापित कर रही हैं और अन्य कई खनिज संसाधनों में निवेश कर रही हैं। यह केवल व्यक्तिगत खदानों की बात नहीं है, यह उन कच्चे मालों को सुरक्षित करने के बारे में है
जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और आने वाले समय की तकनीकों को ऊर्जा देते हैं। चीन खुद को व्यवस्थित रूप से इन महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं के स्रोत पर स्थापित कर रहा है, जिससे उसे विशाल लाभ मिल रहा है। और फिर है रण जाल बहस।